हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको पता है यहाँ पे हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2011 से लेके 2025 तक के यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पे डीप एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें यहाँ पे एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्निशन करना है, जिसे हम बहुत बार एलिमिनेशन ट्रिक्स का भी नाम देते हैं। पहले पैटर्न रिकॉग्निशन में यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हर बार यहाँ पे रिपीट होती है, जिससे हमें समझ में आता है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है, कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत होते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को गलत करने के लिए और क्या किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सही करने के लिए। प्लस यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट थीम्स देखेंगे कि यूपीएससी को क्या पसंद है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दूंगी जो कि आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। फाइन, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने 2011 और 2012 का पेपर पहले ही कंप्लीट कर लिया है। आज हम 2013 का पेपर देखने वाले हैं, और जो सेट मैंने आपके सामने लाया है ये है सेट ए, अगर आपको चाहिए हो तो। वैसे मैं ये अपलोड कर दूंगी आपके यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल फॉलो इफ अ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अब मनी बिल के ऊपर मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। मनी बिल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। फाइन, स्टार्ट में स्टेटमेंट नंबर ए बोलता है द लोकसभा मे स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे अंडर आर्टिकल नंबर 109 राज्यसभा कैन नॉट अमेंड द मनी बिल। यहाँ पे राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं। लोकसभा फ्री होती है, अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट करेंगी, चाहे तो रिजेक्ट कर देंगी इनके रिकमेंडेशंस को। बाकी स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। द लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। यहाँ पे क्या है, लोकसभा का बिल्कुल, लोकसभा यहाँ पे कंसिडर कर सकती है इट फर्दर, तो ये लोकसभा का है। यहाँ पे ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सी क्या बोलता है, द लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर द रिकमेंडेशन। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। राज्यसभा कैन नॉट सेंड बैक फॉर द रिकमेंडेशन। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर फीचर है ना, ये आपको ऑर्डिनरी बिल में दिखता है। समझ में आया। स्टेटमेंट नंबर डी पढ़ लेते हैं। द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर द जॉइंट सिटिंग फॉर द पासिंग ऑफ द बिल। कोई जॉइंट सिटिंग मनी बिल में नहीं होती है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको याद आया, हमने 2012 में सेम क्वेश्चन यहाँ पे मतलब देखा था, जॉइंट सिटिंग का ही एक टॉप यहाँ पे क्वेश्चन आया था। इस तरह से यूपीएससी अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पता होने ज़रूरी बन जाते हैं। स्टेटमेंट और अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। गलत है। सेम इंडिविजुअल यहाँ पे बिल्कुल गवर्नर बन सकते हैं मल्टीपल स्टेट्स के। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस है ये यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर के द्वारा नहीं किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट अब हम यहाँ पे डी देख लेते हैं। इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो भी सीएम होंगे किसी भी पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी में, वो अपॉइंट किए जाएंगे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू एलजी। तो ये जो एलजी का रोल है, हम यहाँ पे इसे कंप्लीटली डिनाई नहीं कर रहे हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट करेंगे थ्रू एलजी। यहाँ पे एलजी अपने मन से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। ये समझ में आया। तो आपका जो स्टेटमेंट सी है वो यहाँ पे पढ़ लीजिए। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हीज और हर पोस्ट। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन रिमूवल प्रोसीजर। करेक्ट। ठीक है, अब एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिका यहाँ पे पढ़ोगे तो यू विल बी कंफर्टेबल इनफ टू
सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऐसे लो हैंगिंग फ्रूट्स गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। पहले बोला है अबेसियन प्लेटू। अब देखो आपका अबेसियन जो प्लेटू है ये आता है इथियोपिया में, अरेबिया में नहीं आता। और इथियोपिया कहाँ पे है? इथियोपिया अफ्रीका में है। तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पे पेयर 1 गलत हो जाता है। यहाँ पे बी देख लेते हैं। एटलास माउंटेन्स नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। अब देखो कभी कभी अगर आपको विजुअलाइज करने में थोड़ी दिक्कत आए तो यहाँ पे जल्दी से आप इस तरह से डायग्राम निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेट से ये मेरा अफ्रीका बन गया है। क्या बोला है? नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये नॉर्थ, यहाँ पे जल्दी से नॉर्थ साउथ, ठीक है, वेस्ट ईस्ट ऐसे निकाल लेना और फिर यहाँ पे लोकेट कर लेना। ये किस लिए होता है, ये क्यों बोल रही हूँ मैं? जब आप एग्जाम कंडीशन में होते हो, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जब आप अपने पेन से लिखते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है और गलती होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। इसलिए मैंने आपको ये कहा है। तो बिल्कुल नॉर्थ, यहाँ पे एटलास माउंटेन्स नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सी देख लेते हैं। गुआना हाईलैंड नॉर्थ, क्या ये साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में आता है? नहीं, यहाँ पे तो नहीं आता है, ये आता है हमारे साउथ अमेरिका में। अगर मैं यहाँ पे ये लेट्स से यहाँ पे जैसे ही एग्जाम रहे वैसे ही आप करना। अगर मैं यहाँ पे अमेरिका का ये मैप निकाल रही हूँ, ठीक है, ये मैंने अमेरिका निकाला, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। अब यहाँ पे मेरा साउथ अमेरिका में यहाँ पे गुआना है, यहाँ पे हमारे हाईलैंड आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने विजुअलाइज कर लिया एग्जाम कंडीशन में, तो इस तरह से करना है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया है। देन यहाँ पे बोल रहा है ओकावांगो बेसिन, क्या ये पैटागोनिया में है? नहीं, ये पैटागोनिया में नहीं है, ये तो आता है बोत्सवाना में। और बोत्सवाना कहाँ पे है आपका? अफ्रीका में। ये समझ में आया? बोत्सवाना अफ्रीका में है। ठीक है, ऑलराइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, राइट? गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलती कीजिए, पर यहाँ पे सॉल्व जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अभी क्या कहता है। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइन, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज करेक्ट? ओके, स्टेटमेंट 1 पढ़ लेते हैं। द केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। होल्ड करके रखो। स्टेटमेंट 2 देखो। द बाराबार रॉक कट केव्स आर ओरिजिनली मेड फॉर द आजीविकास बाय द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, यहाँ पे भी हम इसे होल्ड करके रखते हैं। स्टेटमेंट 3 देखो, यहाँ पे बोला है एट येलोरा केव्स वेर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। अब आप मुझे बताओ तीनों भी स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि बिल्कुल सही होना चाहिए? क्योंकि हमने 2 पेपर अब तक देखे हैं और मैंने आपको टोन समझाई है स्टेटमेंट्स की। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को देखूँ और उसकी टोन देखूँ तो यहाँ पे देखो कितना जनरलाइज दिया है स्टेटमेंट को। यहाँ पे डिफरेंट फेथ्स बोला है, ये भी नहीं बोला है कि बुद्धिज्म जैनिज्म आजीविकास के लिए बनाते थे। डिफरेंट फेथ्स, यहाँ पे आप गलत ही क्या करोगे? इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 3 तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर मैं स्टेटमेंट 1 को देखूँ तो बोल रहा है ओल्डेस्ट, यहाँ पे फैक्ट दिया है, राइट? यू हैव टू बैक दैट बाय योर नॉलेज। फैक्ट जनरली ऐसे स्टेटमेंट्स में गलत होते हैं, ये दिखा गया है पैटर्न में, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर एक फैक्ट यहाँ पे गलत होता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बैक इट बाय द नॉलेज। जो यहाँ पे बादामी केव्स में लिखा हुआ है ये वाला गलत है। बादामी केव्स यहाँ पे ओल्डेस्ट नहीं है। बाराबार केव्स जो है आपकी ये यहाँ पे ओल्डेस्ट रहती है। ओल्डेस्ट केव्स समझ में आया आपको? ये मौर्यन पीरियड 3rd सेंचुरी BC से आती है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना कि ये जो बाराबार केव्स है ये ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स मौर्यन पीरियड से आती है। हो सकता है यूपीसी यही पूछ ले कि बाराबार केव्स किस पीरियड को बिलोंग करती है, तो मौर्यन पीरियड कब का? 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। और जो बादामी केव्स है ये आपकी बन जाती है 6th सेंचुरी की, ठीक है, जब चालुक्य पीरियड मच लैटर। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब जो बाराबार रॉक कट केव्स है ये ओरिजिनली जो बोल रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, तो ऐसा नहीं है। बाराबार केव्स हाँ बिल्कुल आजीविका के लिए बनाई गई थी, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन ये हमारे अशोका इनके द्वारा बनाई गई थी और उनके जो ग्रैंडसन थे वो उनके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नहीं बनाई गई है। समझ में आया? तो देखो यूपीएससी ने कैसे फंसाया है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑब्जर्वेशन लिख लेना। यूपीएससी क्या करता है, एक स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट सही दे देता है, मतलब एक पार्ट सही दे देगा, जैसे आजीविका का दे दिया सही पार्ट और दूसरा पार्ट गलत दे देगा, ऐसा बहुत बार करता है। तो ये आपको नहीं होने देना है। ये समझ में आया है आपको यहाँ पे? ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैसे इसका आंसर C आता है, 3 आता है। ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कहता है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, रिकम्बेंट DNA टेक्नोलॉजी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। कहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द
कोड गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आपका साइंस एंड टेक का या फिर एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आता है, आपको पहले तो ये देखना है कि जो क्वेश्चन का टोन है क्या ये ब्रॉड पूछा गया है। अगर ये ब्रॉड पूछा गया है तो फिर आपको ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शन क्या ब्रॉड दिए गए हैं ये आपको देखना है। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे एक बात और याद रखना, साइंस एंड टेक में यहाँ पे यू नीड नॉलेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉलेज का भी बैकिंग करेंगे, प्लस यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं दोनों को मिक्स करके यहाँ पे आगे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे बोल रहा है अक्रॉस द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स, हाँ करते हो गए, अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट बिल्कुल सही है। फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट्स, हाँ ये भी सही है। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द हायर ऑर्गेनिजम्स, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों भी ऑप्शन यहाँ पे सही आते हैं, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ एनिमल जो है अक्रॉस द स्पीसीज तो होते ही है, ट्रिक बस ये याद रखना दैट इट अलाउज ट्रांसफर्स ऑफ द जीन्स। तो मतलब कि ब्रॉड कैपेबिलिटी हो गई, ब्रॉडनेस अभी आपको समझ में आया कि क्वेश्चन किस तरह से ब्रॉड था और आपके आंसर्स किस तरह से ब्रॉड है। अनटिल एंड अनलेस बहुत ही ऑब्वियस सा गलत स्टेटमेंट है तो अलग बात है, लेकिन आपको इसी तरह से यहाँ पे अप्रोच करना है। यूपीएससी इसी तरह के क्वेश्चंस बनाता है, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में हमेशा ये वाली बात देखी गई है। ये समझ में आया है आपको, ठीक है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चाइनीज ट्रैवलर युआन च्वांग, या फिर आप इन्हें बोल लीजिए युआन सांग, यहाँ पे साइलेंट है, हु विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड द कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। अब देखो यहाँ पे पूछा है करेक्ट क्या है, इसमें से एक एक करके पढ़ते हैं। द रोड एंड द रिवर रूट्स वेर कंप्लीटली इम्यून, ये देखो कंप्लीटली इम्यून। अब देखो कोई कीवर्ड देख के मैं कंप्लीटली इम्यून देखे तो गलत कर दो, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर कोई कीवर्ड दिख रहा है तो वो कीवर्ड क्वेश्चन की टोन को कैसे सेट कर रहा है और ऑप्शन की टोन को कैसे सेट कर रहा है वो समझना है। टोन को समझना यहाँ पे ज़रूरी बन जाता है। अब कंप्लीटली इम्यून ये थोड़ा सा एक्सट्रीम चला जाता है, ऐसा नहीं हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं 1 को भी यहाँ पे इस तरह से गलत कर देती हूँ तो यहाँ पे आपके तीनों भी ऑप्शन यहाँ ये हो जाएंगे और आपका स्टेटमेंट बी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो एज अ रिगार्ड पनिशमेंट फॉर, सेकंड स्टेटमेंट है, एज अ रिगार्ड पनिशमेंट्स फॉर द ऑफेंसेज ऑर्डियल बाय द फायर, वाटर, पॉइजन्स, वेयर इंस्ट्रूमेंट्स for determining the innocence or the guilt of the person. Yes, this is absolutely correct. Statement 3, the tradesman had to pay duties at the ferries and the barrier station. Yes, this is also absolutely correct. तो आपका statement 2 और 3 यहाँ पे सही आ जाता है। So यहाँ पे इंडिया वॉज रिलेटिवली पीसफुल था, ठीक है। स्टेटमेंट 1 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, इंडिया वॉज रिलेटिवली पीसफुल बट कंप्लीटली क्राइम फ्री नहीं था। तो आप उस लॉजिक से भी यहाँ पे लगा सकते हो। एक्सट्रीम वर्ड को यहाँ पे जनरली आपको इग्नोर करना है, फाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द अबाउ नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ये यूपीएससी का फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है। नेचुरली फाउंड, इंडिया में नेचुरली क्या मिलता है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला है स्टार टॉर्टोइस, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मे हॉग, स्पाइडर मंकी। तो यहाँ से इसमें से 1, 2 एंड 3 आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो स्पाइडर मंकी जो आप देख रहे हो ये यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलता है, ये आपको मिलता है सेंट्रल या फिर साउथ अमेरिका में, ठीक है। और अगर मैं पर्टिकुलरली थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके बताऊँ आपको तो ये स्टार टॉर्टोइस जो है ये इंडियन स्टार टॉर्टोइस है, ये नेटिव है इंडिया को, ये आपको श्रीलंका में भी मिलता है, ठीक है। इंडिया का तो नेटिव है ही लेकिन श्रीलंका में भी मिलता है। ये जो मॉनिटर लिजार्ड है ये वाइडली इंडिया में मिलती है, पर्टिकुलरली बंगाल में देखी जाती है। और ये जो पिग्मे हॉग है ये एंडेमिक है हमारे आसाम में, ठीक है। सो इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं, ठीक है। 8 देख लेते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, फाइन। अब इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रीड सो मच, बट ऐसे केस में आपको अगर ब्रॉड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर ऐसे डिफिकल्ट है कि कौन सा कहाँ पे है, तो जनरली यहाँ पे आप यहाँ बोलते हो कि इट मे बी फाउंड इन एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे ऑब्वियसली गलत है तो फिर यहाँ पे आप उस तरह से जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि कौन सा यहाँ पे मिलता है आंसर में, ठीक है। तो आपका जो ये आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और यूरेनियम ये यहाँ पे पाया जाता है पानी में। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ ये जो आर्सेनिक है ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार का इशू बहुत है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और बिहार में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है।
जहाँ तक फ्लोराइड की बात चल रही है, यहाँ पे राजस्थान और पंजाब में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और यूरेनियम की बात करूँ तो यहाँ पे पंजाब ग्राउंड वाटर का इशू यहाँ पे जनरली देखा गया है। जहाँ तक सॉर्बिटॉल और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की बात की जाए तो टिपिकली ये पोल्यूटेंट नहीं माना जाता है सॉर्बिटॉल को, और फॉर्मल्डिहाइड कॉमन ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आ जाता है। नंबर 9 देख लेते हैं अभी। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम प्रोविंसेस वेयर, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो प्लीज रीड योर हिस्ट्री वेरी प्रॉपरली। फाइन, यहाँ पे बोला है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, नो एब्सोल्युटली नॉट। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव assemblies, yes, this is absolutely correct. Selected by the government for their expertise in the constitutional matters, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आया है। ठीक है, ऑल राइट। 10 पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, विच ऑफ द अबव आर द मैमल और द मैमल्स। ठीक है, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। तो यहाँ पे आपका जो सी काउ और सी लायन है ये यहाँ पे सही ऑप्शन है, तो यानी कि आपका 1 और 3 यहाँ पे सही ऑप्शन बन जाता है। तो ये सी काउ है ना, सी काउ को हम यहाँ पे दुगोंग भी बोलते हैं। दुगोंग एक तरह से मैमल होता है। ठीक है, सी हॉर्स ये फिश है, आपने देखी भी होगी, ऐसी दिखती है वो, पता नहीं, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया होगा, सी हॉर्स ऐसा दिखता है, राइट। तो ये नहीं है, ये फिश है। एंड देन सी लायन ये भी यहाँ पे मैमल बन जाता है। तो ट्रिक यहाँ पे क्या याद रखना, मिसलीडिंग नेम दे दिया है यहाँ पे, सी हॉर्स साउंड्स लाइक अ मैमल बट इट इज़ नॉट। ठीक है, इट इज़ अ फिश। तो यहाँ पे ये गलत हो जाए, उस लॉजिक से अगर आप लगाओ तो यहाँ पे आप आंसर तक पहुँच जाओगे। फाइन, नंबर 11 देख लेते हैं अभी। आई होप आप मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट देखना है, करेक्ट इसमें क्या है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी initiated by the introduction of the bill in a लोक सभा ओनली। नहीं, ये दोनों भी हाउसेस में किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 देखो, इफ सच एन अमेंडमेंट सीक टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी राटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर और ऑफ ऑल द स्टेट्स। नहीं, सारे के स्टेट्स का थोड़ी ना रेटिफिकेशन लगता है यहाँ पे, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो मैंने ऑल देख के यहाँ पे गलत नहीं किया है, दिस वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द नॉलेज। सबका रेटिफिकेशन यहाँ पे नहीं लगता है, ये आपको भी पता है। और मैंने आपको ऊपर एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि जनरली ये देखा गया है ट्रेंड में कि यूपीसी जब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो जनरली इसका आंसर नीदर होता है फॉर सम रीजंस, बट ऑफकोर्स पॉलिटी के क्वेश्चन आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आपको यहाँ पे नॉलेज के बेसिस पे ही सॉल्व करने हैं। फाइन, ये समझ में आया है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं अभी क्या बोलता है। तो बोला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। हाँ, पार्ट ही तो टेक, मतलब यहाँ पे ही इज ओनली टेकिंग पार्ट इन लोकसभा और तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल अलग होगा। देन बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी के मेंबर ही तो बन रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देन स्पीक इन द लोकसभा, बोलने पे कौन मना करता है, कोई नहीं करता है, ये भी सही है। वोट नहीं, वोटिंग यहाँ पे नहीं होती है। अब ये भी इस टाइप का ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, यहाँ पे कोई और पोस्ट दे देंगे मे बी फ्यूचर में, और फिर इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। तो जनरली जो वोटिंग का पॉइंट होता है ये गलत होता है, ये देखा गया है पैटर्न में। ठीक है, आपका जो 4 है ये यहाँ पे गलत हो जाता है। और दूसरी यहाँ पे मैं आपको ऑब्जर्वेशन देना चाहती हूँ, ये हमने सेम चीज़ 2011 के पेपर में भी देखी थी, अगर आपको याद हो तो, राइट। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये कितनी बार दिया गया है बताओ मुझे, सिर्फ एक ही बार दिया गया है। देखो यहाँ पे 4 है क्या, नहीं, यहाँ पे 4 है, नहीं, यहाँ पे 4 है, नहीं। तो 4 की जो प्रोबेबिलिटी है ये सबसे कम प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे दी हुई, और जब ऐसा होता है ना तो इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की बहुत गलत, मतलब कम होती है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो यहाँ पे ऑप्शन सेट कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन 13 पढ़ लेते हैं अभी, क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है कौन सा है। तो ठीक है, फिर बैगसी कैन बी यूज एज ए बायोमास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ द एनर्जी। बायोमास फ्यूल का हमने पहले ही यहाँ पे पॉइंट देखा हुआ है, ये एक चीज़ है जो यहाँ पे बायोमास फ्यूल के लिए यूज़ की जा रही है। तो यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे देखो, मोलेसिस कैन बी यूज एज अ वन ऑफ द फीडस्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। 2
क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी, मोलासेस कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं आपको ऑब्जर्वेशन देना चाहती हूँ। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को देखो। अब यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वेशन देखा गया है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, और मैं भी इस चीज़ को बहुत बार रिपीट करूंगी। इस ऑब्जर्वेशन को बुक में कहीं पे लिख लो। यहाँ पे 3 ऑप्शन यूपीएससी देता है, उसमें से यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई है। एक तो यहाँ पे बैगेसेक के बारे में बात कर रहे हैं और एक मोलासेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर देखो 2 स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पे फैक्ट्स दिया गया है, इसमें भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है, तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों भी एक साथ सही नहीं होंगे। इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा। समझ में आया? समझने की कोशिश करो क्या बोल रही हूँ। एक कोई कंसेप्ट है, ठीक है, पहले इसमें XYZ के बारे में पूछा है, दूसरे इसमें ABC के बारे में पूछा है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और तीसरे स्टेटमेंट में भी ABC के ही बारे में पूछा है और कोई और इन्फॉर्मेशन दी है। अब ABC के बारे में ये जो 2 स्टेटमेंट्स है ना, इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगी। ये समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे आपको फंसाना चाहते हैं। एक ही पर्टिकुलर मतलब जो कॉमन कंसेप्ट है, तो उसके ऊपर अगर 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हैं तो दोनों को भी यहाँ पे सही नहीं किया जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन, ये पैटर्न यहाँ पे देखा गया है। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 से कोई एक ही सही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये 3 है। मतलब अगर मुझे 2 और 3 में से प्रायोरिटी देनी है तो आप ही खुद बताओ आप किसे प्रायोरिटी दोगे। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर में यूज होता है एज ए फीडस्टॉक, इसे दोगे, या फिर इट कैन बी यूज एज ए प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इसे दोगे। स्टेटमेंट 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर 1 और 3 ऑप्शन क्या आता? सही आता है, सी आपका यहाँ पे सही है। ये समझ में आया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट नंबर 2 मोलासेस, ये मेनली इथेनॉल प्रोडक्शन अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होता है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स में यूज इसका नहीं होता है। 14 पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा है अलग अलग तरह से स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। ज्योग्राफी में यूपीएससी का जो रिपीटेशन का फ्रीक्वेंसी है ये ज़्यादा है, ठीक है। एनसीईआरटी करके जाओ, यूपीएससी के PYQs करके जाओ, एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन द एग्जाम कंडीशन to solve the geography questions. Okay, all right. Variation in the length of the day time and the night time from a season to season are due to, क्या कारण है इसका? राइट, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, नहीं, ये तो रीजन नहीं होता है इसका, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एलिप्टिकल मैनर, ये भी इसका रीजन नहीं है। स्टेटमेंट सी पढ़ लेते हैं। लैटिट्यूडिनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, नहीं भाई ये भी नहीं है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस, यस दिस इज द राइट रीजन ओवर हियर। समझ में आया? सीजन और डे की जो लेंथ होती है, इसकी वेरिएशन होती है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द टिल्ट। टिल्ट कितना है हमारा? 23.5 डिग्री प्लस रिवॉल्यूशन, इसकी वजह से ये 2 चीज़ें होती है। समझ में आया? रोटेशन से क्या हो रहा है? डे एंड नाइट। एलिप्टिकल ऑर्बिट से क्या होता है? इट इज़ नॉट द मेन रीजन। लैटिट्यूड, इट अफेक्ट्स द इंटेंसिटी। लैटिट्यूड से क्या होगा? इंटेंसिटी अफेक्ट होगी। ये जो क्वेश्चन में दी हुई चीज़ है ये थोड़ी ना होगी। ये समझ में आया है आपको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं अभी क्या कहता है। ये देखो यहाँ पे, द नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट, यस, while most of the other large peninsular river flow through the east, yes absolutely। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो अब देखो यहाँ पे, इट ऑक्यूपाइज द लीनियर रिफ्ट वैली, हाँ ये यहाँ पे इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। इट फॉलोज बिटवीन द विंध्यास एंड सतपुरा, हाँ फॉलो करती है, लेकिन इसका ये वाला इसका रीजन नहीं है, ये स्टेटमेंट 2 गलत है। देन द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आ जाता है। अब ध्यान से सुनो स्टेटमेंट 1 जो है, इट ऑक्यूपाइज द लीनियर रिफ्ट वैली, ये रीजन क्यों है? देखो नर्मदा यहाँ पे इस तरह से वेस्ट साइड पे फ्लो होती है, क्योंकि यहाँ पे इसे रिफ्ट वैली का स्ट्रक्चरल कंट्रोल मिल जाता है। तो ये जो लीनियर रिफ्ट वैली की आप बात कर रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है? इससे आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल कंट्रोल देते हो नर्मदा रिवर को, जिससे ये चीज़ हो पाती है। तो ये प्राइमरी ज्योग्राफिकल रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ तक की बात स्टेटमेंट 2 की है, सो ये फैक्ट यहाँ पे, ये एक फैक्ट है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टेटमेंट 3 का क्या है? अब देखो यूपीएससी यहाँ पे क्या करता है, एक करेक्ट स्टेटमेंट दे देगा।
यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन ये इसका रीज़न तो नहीं है ना, तो आपको इस तरह से भी एग्जाम कंडीशन में सोचना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 3 पढ़ लेते हैं। द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। देखो जो लैंड स्लोप है टू द वेस्ट, ये गलत है। ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, देखो जनरल पेनिनसुलर, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इंडिया का पेनिनसुलर रीजन निकालूँ, ये पेनिनसुलर रीजन, तो जनरल पेनिनसुलर जो स्लोप है ये आपको ईस्टवर्ड दिखता है, ठीक है, वेस्टवर्ड नहीं है, ये ईस्टवर्ड है। नर्मदा ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन ठीक है, तो नर्मदा इसके लिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है ड्यू टू द रिफ्ट वैली, नॉट बिकॉज ऑफ द जनरल स्लोप। ये समझ में आया है, ये यूपीएससी को यहाँ पे आपसे जानना था। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। On the planet Earth, most of the fresh water exists as a ice caps and the glaciers. Yes, बिल्कुल। One of the remaining fresh water, the largest proportion, ये कौन सा है ये देखते हैं। It is found in the atmosphere as the moisture and the clouds. नहीं, यहाँ पे नहीं होता है। It is found in the fresh water lakes and rivers. नहीं, यहाँ पे भी नहीं होता है। It is found as a ground water. Yes, absolutely. यहाँ पे soil moisture में भी इतना नहीं होता है। अब यूपीएससी ने इस कंसेप्ट पे यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा है, समझ में आया? तो याद रखना कि आइस कैप्स के बाद यहाँ पे अगर कोई लार्जेस्ट, जहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा मिलता है वो है ग्राउंड वाटर, इज द लार्जेस्ट शेयर आफ्टर द आइस कैप्स। इसमें ये समझ में आया है आपको? क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे देखते हैं 17 क्या कहता है। अब मैं आपको ना एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपसे सारा जितनी भी नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स वगैरह है ये सारे याद करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है मेरे पास, स्टोरीज है, और यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। फाइन, ठीक है। पर अभी पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, विच ऑफ द पेयर गिवन अबाउट इज करेक्टली मैच, ठीक है। यहाँ पे नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व क्या गारो हिल्स में है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये गारो हिल्स में आता है। यानी कि पेयर टू लोकतक लेक जो है ये बरेल रेंज में आता है? नहीं, लोकतक लेक आपको मणिपुर में मिलता है, यहाँ पे बरेल रेंज में नहीं मिलता है, तो आपका स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत हो जाता है। अब नामदफा नेशनल पार्क क्या ये यहाँ पे डाफला हिल्स में है? नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन डाफला हिल्स में नहीं है, तो स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे गलत हो जाता है। आपका जो आंसर है वो है 1 ओनली। ये समझ में आया है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द डायनेमिक चेंजेस, ठीक है, स्टैटिक नहीं, डायनेमिक, बदल करवाने वाले ऐसे कौन से हो सकते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये हमारी अर्थ है और अर्थ के सर्फेस पे यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, डायनेमिक चेंजेस कौन से हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन का टोन समझो, ब्रॉड है, आपके ऑप्शंस भी ब्रॉड है, इसमें हम क्या करते हैं, डी लगाते हैं, मतलब सारे के सारे यहाँ पे सही है ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्वियस सा स्टेटमेंट है उसे हम गलत करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समहाउ विल क्रिएट द डायनेमिक चेंजेस, देन जियोथर्मल एनर्जी भी करेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्कुल यहाँ पे चेंजेस करेगा, देन प्लेट मूवमेंट, यस, रोटेशन ऑफ अर्थ, यस, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, यस, तो ये सारे के सारे यहाँ पे डायनामिक चेंजेस क्रिएट करवाते हैं। नंबर 19 देख लेते हैं अभी क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, देख लेते हैं। ये भी उसी यूपीसी का फेवरेट टॉपिक है, अब देख लेना आप, ठीक है, कौन सी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी बॉडीज एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, ये करना जरूरी है आपको, ठीक है। यू विल रिक्वायर द नॉलेज। यहाँ पे करेक्ट पूछा है तो यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे तीनों भी यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, तीनों की तीनों भी यहाँ पे संविधान में मेंशन नहीं किए हुए हैं। जहाँ तक सवाल रहा यहाँ पे एनडीसी का, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, तो ये हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। नाउ इफेक्टिवली रिप्लेस बाय द नीति रिलेटेड मैकेनिज्म्स, राइट। अब यहाँ पे जब मैं प्लानिंग कमीशन की बात करती हूँ तो ये भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी बन जाता है, और आपको पता है प्लानिंग कमीशन रिप्लेस हुआ था, ठीक है, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी ये बन जाता है। रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जहाँ तक कि जोनल काउंसिल की बात है तो ये यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, तो जोनल काउंसिल यहाँ पे क्रिएट किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, सो दैट मेक्स दैट द स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना, और ये याद रखना कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंडर इसे बनाया गया था। ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या बोलता है। अब यहाँ पे देखो, द डिमांड फॉर द ते भागा। अब यहाँ पे लेट्स से कि आपको ते भागा नहीं पता, पर आपको थोड़ा सा 3 जैसे नहीं लग रहा है, 3 भाग, मतलब देखो इसका कभी कभी ना ऐसा किया करो कि हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है, हिंदी का ट्रांसलेशन एक बार तो देख लिया करो, जहाँ पे भी आपको यूनिक वर्ड मतलब दिखता है, हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए, या फिर उसको ब्रेक डाउन किया करो, ठीक है। हिंदी में एक तो ब्रेक डाउन कर दो, या फिर इंग्लिश में ब्रेक डाउन किया करो, उससे भी आंसर बहुत बार आ जाता है। तो
ते भाग, थोड़ा सा भाग जैसा लगता है, भाग मतलब कि पार्ट करना, ठीक है, और ते से थोड़ा सा लग रहा है कि 3 पार्ट कुछ ऐसा कुछ होगा। इतना तो समझ आ रहा है मुझे एग्जाम कंडीशन में, मैंने नहीं पढ़ा है फिर भी। अब देखो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू द 1/3, ये देखो 1/3 यहाँ पे आ गया, तो स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोल रहा है द ग्रांट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड टू द पीजेंट्स एज दे वेयर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड, नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे सही। द अपरूटिंग ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ द सर्वडम, नहीं, ये भी नहीं है यहाँ पे। राइटिंग ऑफ ऑल द पीजेंट डेट्स, ना, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, सो स्टेटमेंट 20 आपका यहाँ पे सही आ जाता है। ये समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे। The parliament can make any law for a whole or any part of the country for implementing the international treaties, ठीक है, पढ़ लेते हैं। With the consent of all the states, नहीं। With the consent of the majority of states, नहीं। With the consent of states concerned, नहीं। Without the consent of the state, देखो यहाँ पे देखो बात क्या चल रही है, फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है क्या? नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। यहाँ पे बात चल रही है कि हमें चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात चल रही है। जब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात चलती है तो हमें यहाँ पे स्टेट का यहाँ कंसेंट वगैरह नहीं लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लगता है वो यहाँ पे करते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है ये। फाइन, 22 पढ़ लेते हैं अभी। इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज, पढ़ लेते हैं एक एक करके। इंसेक्ट्स और फंगी की वजह से, नहीं। लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नहीं। लिमिटेड वाटर एंड फायर, यस, एब्सोल्युटली, स्टेटमेंट सी यहाँ पे सही है। क्यों देखो, जब हम ग्रासलैंड्स की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पहले तो लो रेनफॉल, देखो एरिया कौन सा है देख लो, ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन की यहाँ पे बात चल रही है। लो रेनफॉल रहता है, मतलब कि वाटर लिमिटेशन यहाँ पे हो गई है। फ्रिक्वेंट फायर्स उसकी वजह से लगते हैं, और इस वजह से यहाँ पे ट्रीज डोमिनेट नहीं कर पाती है। इतना सा सिंपल सा रीजन है, और इस तरह का टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे यूपीसी ने रिपीट किया है फिर से, और हम देखेंगे भी इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, बहुत ईजी है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन द ऑर्डर ऑफ अ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, फिर उससे कम प्रोडक्टिविटी, फिर उससे कम प्रोडक्टिविटी, और उससे कम प्रोडक्टिविटी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब देखो सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मतलब यहाँ पे ओशन दिया हुआ है, लेक्स दिए हैं, ग्रासलैंड है और मैंग्रोव्स है। अब आप ही बताओ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी होगी एज कम्पेयर टू ये चार? सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स होंगे, तो सबसे पहले तो मेरा मैंग्रोव्स आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ए गलत कर देती हूँ, मतलब काट देती हूँ, और ऑप्शन डी काट देती हूँ, मतलब यहाँ पे आ गया मेरा मैंग्रोव्स। अब देखो कितना इजी है, अब आपको दो ऑप्शन को, ये सेकंड नंबर पे ही इसको कंपेयर करना है। अब ओशन और ग्रासलैंड में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन होगा? यहाँ पे मॉडरेटली प्रोडक्टिव जो है ये है हमारा ग्रासलैंड। मैंग्रोव्स तो है वेरी हाई न्यूट्रिएंट रिच, यहाँ पे आपको मिलता है, राइट। पर जब मैं ग्रासलैंड की बात करती हूँ एज कम्पेयर टू द ओशंस, दे आर मॉडरेटली हाई। फिर इसके बाद आपके लेक्स आएंगे और फिर बाद में ओशन आएगा। तो कन्फ्यूजन मत करना एग्जाम में कि यार ओशन तो बहुत बड़े होते हैं, शायद वहाँ पे आप ऐसा मत समझना कि वहाँ पे कोरल रीफ्स है और ये है वो है, तो शायद ओशन का ज़्यादा होता होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑफकोर्स ओशन बहुत बड़ा है, बट नो, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंग्रोव ज़्यादा है, फिर उसके बाद ग्रासलैंड, फिर लेक्स और फिर ओशन। फाइन, इसका ये भी चीज़ एक बार रिपीट हो चुकी है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, तो ये गलती अब आपकी नहीं होगी। फाइन, एनपीपी का ये आता है, कंसेप्ट आता है, ये बताना मैं आपको भूल गई थी। इसको एनपीपी को कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट वेरीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ये भी एक रीज़न है यहाँ पे ओशन का लास्ट में आने के लिए। फाइन, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है काउंटर बडिंग जो है इट इज़ अ मेथड ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। यस, सॉइल कंजर्वेशन की मेथड्स, एग्रीकल्चर की कंजर्वेशन की मेथड्स, या फिर टाइप्स ऑफ ये चीज़ें जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा यूपी से पूछता है। 24 में यहाँ पे बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे काउंटर बडिंग क्या होती है। तो एक तो पता है तो सही है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हिंदी का ये देख लेना ट्रांसलेशन। अगर कुछ लगता है थोड़ा बहुत लॉजिक तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज लीव दिस क्वेश्चन, इट्स ओके। तो यहाँ पे डेजर्ट मार्जिन्स लाइबल टू द स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, ऐसा होता है नहीं। लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू द स्ट्रीम कोर्सेस लाइबल टू द फ्लडिंग, नहीं। स्क्रब लैंड्स लाइबल टू द स्प्रेड ऑफ द वीड ग्रोथ, नहीं। ये आपको एग्जाम कंडीशन में सही लग सकता है, बट इट इज़ नॉट राइट। ये इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो इससे फंसाने वाले क्वेश्चन आते रहेंगे, इट्स ओके। अब अनटिल एंड अनलेस आपको काउंटर बडिंग क्या होती है ये पता ही है, ठीक है। तो जो काउंटर बडिंग होती है ये यूज़ की जाती है जहाँ पे स्लोप एग्रीकल्चरल लैंड होता है। ऐसा एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे स्लोपिंग हो रही है, और ये
अब देखो एग्रीकल्चर लैंड ऐसा है जहाँ पे स्लोप दिख रहा है। अब स्लोप है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा बड़ा प्रॉब्लम होगा, सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रिवेंट करने के लिए ये मेथड यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो इट ऑलवेज रिमेंबर स्लोपिंग एग्रीकल्चर लैंड टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, यहाँ पे ये मेथड की जाती है। ठीक है, ऑलराइट फाइन। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं अभी क्या कहता है। द गवर्नमेंट एनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया दैट इज पेसा एक्ट 1996। हमने ये अच्छे से देखा है, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की सीरीज हमने जब की थी तब, राइट, याद होगा आपको। तो इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट आइडेंटिफाइड एज ऑब्जेक्टिव। कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बोला है टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, नहीं भाई ये नहीं आएगा। इसमें नॉट पूछा है, नॉट आइडेंटिफाइड एज ऑब्जेक्टिव, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। देन टू रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल राइट्स, ये भी नहीं आएगा, इसमें नॉट पूछा है। फिर बोल रहा है टू क्रिएट द ऑटोनॉमस रीजन्स इन द ट्राइबल एरिया, नो नो दिस स्टेटमेंट, यहाँ पे ये सी यहाँ पे सही आएगा। ठीक है, टू फ्री द ट्राइबल पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नॉट आइडेंटिफाइड एज ऑब्जेक्टिव, सो टू क्रिएट द ऑटोनॉमस रीजन्स इन द ट्राइबल एरिया। क्यों, देखो जब भी मैं पैसा की यहाँ पे बात करूंगी, पैसा का एम क्या है, सेल्फ गवर्नेंस रहेगा। ट्राइबल एरियाज में हम ट्रेडिशनल राइट्स को ट्राइबल्स के प्रोटेक्ट करेंगे, हम उनका एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करेंगे। ऑटोनॉमस रीजन्स का जो कंसेप्ट है ये फिर कहाँ से आया है, ये देखो यहाँ पे सी, ये कहाँ से आया है ऑटोनॉमस स्टेटस का, कहीं पे तो लिखा हुआ होगा। ये कंसेप्ट दिया हुआ है हमारे 6th शेड्यूल में, और 6th शेड्यूल को देखो किस तरह से यूपीएससी ने इनडायरेक्टली पूछ लिया। यूपीएससी ने बहुत बार 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, मतलब उनको बहुत पसंद है। ठीक है, शेड्यूल मतलब पर्टिकुलरली 6th और 7th, सॉरी 5th और 6th शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन पूछना, तो इस तरह से इनडायरेक्टली देखो पूछ लिया। ठीक है, पैसा में नहीं दिया हुआ है। पैसा क्या है, पैसा आपका 5th शेड्यूल में आता है। पैसा का याद रखना, एक्सटेंशन ऑफ द पंचायती राज टू द शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल यहाँ पे आ गया। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के ऊपर का ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, देख लो। अंडर द शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006, हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ द इंडिविजुअल और द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ। बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है नहीं, यहाँ पे क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर है नहीं, तहसीलदार, बीडीओ, देन मंडल रेवेन्यू ऑफिसर नहीं, यहाँ पे होती है ग्राम सभा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पे, तो याद रखना। ठीक है, अच्छा हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स की बात करते हैं, पर्टिकुलरली 2006 की, तो इसमें ग्राम सभा इनिशिएट करती है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द फॉरेस्ट राइट्स। तो इसमें याद रखना कि यहाँ पे ग्राम सभा स्टार्टिंग अथॉरिटी है। यहाँ पे ये क्या करता है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन प्लस ट्राइबल एम्पावरमेंट। ये पॉइंट आपको समझ में आया है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, जब हमने ऊपर एक ये देखा था टॉपिक, सॉरी क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें ये जो ट्रीटीज की बात है यहाँ पे आर्टिकल बताना भूल गई थी मैं, आर्टिकल नंबर 253। आर्टिकल नंबर 253 आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ लेते हैं। इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड द स्टोरेज ऑफ द सीरियल ग्रेन्स एंड द ऑयल सीड्स रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स नोन एज अल्फा टॉक्सिन्स विच आर नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय द नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। अल्फा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस बाय व्हाट, तो इसका आंसर है आपका मोल्ड्स। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं फंगी के द्वारा, जिसे हम यहाँ पे मोल्ड्स बोल रहे हैं। कॉमन होता है, ये बहुत कॉमन होता है ग्रेन्स, और जब हम ग्राउंड नट्स की बात करते हैं तब। तो याद रखना कि अगर यहाँ पे अगर मैं हीट स्टेबल टॉक्सिन्स की बात करूँ, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द कुकिंग। यहाँ पे फूड सेफ्टी टॉपिक रिपीट होता है, यूपी से रिपीट किया है, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस। ओके, अगर आपको एग्जाम कंडीशन में पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है सो इट्स ओके टू लीव द क्वेश्चन, इट्स ओके। ओके, अब ये देखो लो हैंगिंग फ्रूट पूछा है, यहाँ पे लो हैंगिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, पहला पढ़ लेते हैं, द प्रीएम्बल एंड द फंडामेंटल राइट्स, नो इसमें तो नहीं दिया है। प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यस एब्सोल्युटली। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव, नो, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आ जाता है। प्रीएम्बल में मेंशन किया है, याद करो, प्रीएम्बल तो रटी हुई होनी चाहिए। आई विल हाईली रिकमेंड यू, आप प्रीएम्बल को मतलब रट्टा मार लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका हो जाएगा। तो प्रीएम्बल में मेंशन किया है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, याद आया। और डीपीएसपी में तो फ्रेमवर्क ही दिया है इसे अचीव करने के लिए। और फंडामेंटल राइट में तो कुछ ऐसा है नहीं। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक को, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को
आपको हैंडल करना है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या बोलता है। ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ द ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर्स और देयर पार्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एज अ ई वेस्ट। अब देखो इसमें गलती होने के चांसेस है, मैंने आपको पहले बताया है। जनरली यहाँ पे अगर 5 स्टेटमेंट्स हो तो आप डी लगा भी सकते हो, मतलब जहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हो। लेकिन अगर 7 वगैरह आते हैं तो प्लीज़ लुक प्रॉपरली यहाँ पे कौन से ऐसे आप सही से कर सकते हो। पहले तो सारे पढ़ लेते हैं। बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, ठीक है, हेप्टाक्लोर, हो ऐसे बहुत सारे हैं। आपने कभी सुना भी नहीं होगा, इसके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा, बट फाइन, इट्स ओके। मर्क्यूरी, लीड, प्लूटोनियम। अब यहाँ पे अगर मैं लिस्ट पढ़ूँ तो सबसे पहले मुझे ये तो पता है, मैं हमेशा पढ़ती भी हूँ, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो, न्यूज़ वगैरह में होता है कि यहाँ पे हमेशा मर्क्यूरी और लीड तो होता ही है, ये तो आप समझ सकते हो। तो मतलब ये आप इतना तो समझ गए हो कि 5 और 6 तो आंसर में आएगा, ऐसे आप सोच सकते हो। तो जहाँ पे भी 5 और 6 एक साथ है वो ऑप्शन हम देखते हैं कौन से है। यहाँ पे 5 एंड 6 है, यहाँ पे भी 5 एंड 6 है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका बी सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर आपको 7 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से, तो आप डी मत लगाना, ठीक है, मतलब सारे के सारे सही है ऐसा नहीं होता है, ये पैटर्न में देखा गया है। 5 का मैं नहीं बोल सकती, जहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे दिए हुए होते हैं उसमें मैं नहीं बोल सकती हूँ। कभी कभी 5 के 5 भी सही होते हैं, कभी कभी 1 2 ही गलत हो जाते हैं उसमें से, लेकिन 7 में ऐसा नहीं देखा गया है कि सारे के सारे सही हो, तो कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। तो मैंने पहले क्या किया, ऑब्वियस वाले देखे कि कौन से होने चाहिए, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बी लगाया है, बिकॉज ऑल कैन नॉट बी राइट इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका बेरिलियम, कैडमियम और ये जो क्रोमियम है, ठीक है, मर्क्यूरी और लीड, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो है ना हेप्टाक्लोर, ये पेस्टिसाइड है, और ये जो प्लूटोनियम है हमारा, ये न्यूक्लियर मटेरियल है। तो आप एग्जाम कंडीशन में ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्लूटोनियम, जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है, ये क्यों होगा, शायद प्लूटोनियम ना हो, तो आप यहाँ पे सी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ये देखो, अगर आप 7 को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप 7 को भी एलिमिनेट कर लोगे तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ये भी थिंकिंग आप एग्जाम कंडीशन में कर सकते हो। तो ई वेस्ट इज इक्वल टू हेवी मेटल्स। अब याद रखना, ई वेस्ट इज इक्वल टू हेवी मेटल्स। एक तो आप ऑब्वियस से कौन से होने चाहिए उसे देखो, या फिर ऑब्वियस से कौन से गलत हो सकते हैं उसे देखो। हमारे केस में यहाँ पे प्लूटोनियम है, अगर आपको पता है तो आप प्लूटोनियम को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। फाइन, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या कहते हैं। एसिड रेन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। एसिड रेन इज अ कॉज बाय द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये सही है। कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे याद रखना, ये जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है, ये यहाँ पे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, और फिर यहाँ पे एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है, यहाँ पे एसिड बनता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पे बनता है नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है यहाँ पे एसिड रेन में, इस तरह से। समझ में आया? तो नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इट शुड बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, बट ठीक है, अब समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या बोलता है। ये देखो यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा है कौन सा है, तो ऑल राइट, स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं क्या बोलता है। अ फूड चेन इल्यूस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच द चेन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। हाँ बिल्कुल, यही बताता है इसमें, ठीक है। अब स्टेटमेंट ये देख लो, 2 देख लो क्या बोलता है। तो द फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज, नहीं, ये तो सही नहीं है। देन अ फूड चेन इल्यूस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिजम्स विच आर ईटन बाय अदर्स, नहीं, ये भी यहाँ पे सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सिर्फ ए यहाँ पे सही आता है। तो ये समझ में आया आपको? अभी ये देखो, ऑप्शन में अभी हम देखोगे तो 3 की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। देखो यहाँ पे नहीं है ये सही, ये एक ऑब्जर्वेशन है, याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, तो फूड चेन इज इक्वल टू हु ईट्स हुम, ऐसे भी आप समझ सकते हो। और जहाँ पे तक ऑप्शन 2 की बात है, तो विद इन पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज, ये रॉन्ग है। अक्रॉस द स्पीसीज होती है चीज़ें, अक्रॉस द कम्युनिटी ये चीज़ होती है, विद इन स्पीसीज नहीं होती है। और यहाँ पे नंबर्स की जहाँ तक बात है, इट्स नॉट फॉर द फूड पिरामिड, इट इज़ द फूड चेन। ऑलराइट, ठीक है। तो फूड चेन इज इक्वल टू सीक्वेंस, फूड पिरामिड, अब यहाँ पे ये याद रखना, फिर से बताती हूँ, फूड चेन है, तो फूड चेन इज इक्वल टू सीक्वेंस, ऐसे याद रखो।
और जब मैं यहाँ पे फूड पिरामिड की बात कर रही हूँ तो फूड पिरामिड में यहाँ पे याद रखो नंबर्स, फूड नंबर्स या बायोमास, ठीक है, बायोमास का कंसेप्ट आ जाता है, एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है, वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जा रही है तो वैसे वाला एनर्जी, इस तरह से याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 32 देख लेते हैं। अब देखो क्या हुआ ना कि रिसेंटली यहाँ पे जो नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व और वहाँ से कौन सी रिवर जाती है या फिर कौन सी स्टेट में है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, ठीक है, 2-3 साल में। ये फिर से यूपीसी पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान देना। ऐसा मत बोलना कि यूपीसी ने भी पूछा नहीं है तो शायद फ्यूचर में भी नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा, तो याद करके जाना है, ठीक है। ये वैसे मैं करवाऊंगी आपसे, लेकिन फिर भी ऑलराइट। कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्या गंगा रिवर यहाँ से जाती है? नहीं, गंगा रिवर इससे नहीं जाती है। देन काजीरंगा नेशनल पार्क मानस रिवर जाती है? नहीं, मानस रिवर इससे नहीं जाती है। देन साइलेंट वैली नेशनल पार्क कावेरी रिवर जाती है? नहीं, कावेरी रिवर भी नहीं जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी नन है। तो ये प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो सॉल्व कीजिए, नहीं पता है तो सॉल्व मत करना प्लीज़, ठीक है। कॉर्बेट गंगा रिवर नहीं है, यहाँ पे राम गंगा होती है, ठीक है, राम गंगा रिवर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जब गंगा रिवर ऐसे जाती है ना तो आप इसे निमोनिक याद रख लेना, कहीं पे लिख लेना, हाय राम गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया महानंदा, राइट। तो ये आपकी पूरी रिवर्स बता देगी, ठीक है। हाय राम मतलब आपकी रामगंगा, गोमती का घाघरा, तो गोमती रिवर, घाघरा रिवर, गंदा गंडक रिवर, कैसे से कोसी, ठीक है, और महानंदा तो है ही। ऑलराइट, ये समझ में आया, ठीक है। और काजीरंगा की जब तक बात है, काजीरंगा मानस रिवर नहीं है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। साइलेंट वैली में यहाँ पे ये कावेरी रिवर नहीं आती है, कुंथीपुझा रिवर आती है, ठीक है, कुंथीपुझा। 33 देखते हैं अभी। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे पहले तो दिया हुआ है एगैरिकस, फिर नॉक्सटॉक और फिर स्पाइरोगैरा। तो विच ऑफ द अबाउ इज आर द बायो फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर, ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे जो 1 है, ये देखो एक ही बार दिया है, मतलब इसकी सबसे कम प्रोबेबिलिटी है आंसर में आने की। ये ऑब्जर्वेशन है बाय द वे, तो यहाँ पे वैसे भी 1 गलत है, ठीक है, पर ऑफकोर्स यू विल रिक्वायर नॉलेज ओवर हियर। आपका जो आंसर है यहाँ पे 2 है, सिर्फ नॉस्टॉक, ये जो है यही यहाँ पे आंसर में आता है। ये जो है ना अगैरिकस, ये यहाँ पे मशरूम है, ये जो है नॉस्टॉक, ये यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सर है ये, और ये जो स्पाइरोगायरा होते हैं ये यहाँ पे एल्गी है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। बायो फर्टिलाइजर मतलब क्या? बायो फर्टिलाइजर का मतलब यहाँ पे हुआ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से अगर आपको ये पता होता तो आप कर सकते थे। बहुत फेमस वाले जो बायो फर्टिलाइजर्स है, मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स है, इसमें आपका आ जाता है राइजोबियम, दूसरा आता है आपका ये नॉस्टॉक जो हमने अभी देखा ही, तीसरा यहाँ पे आता है एनाबेना। 34 देख लेते हैं अभी क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड और एड्स नाइट्रोजन टू द सॉइल। अब देखो क्वेश्चन का ये देखो ब्रॉड है, मैंने क्या बताया है, क्वेश्चन ब्रॉड हुआ। यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने हैं, अगर ऑप्शन ब्रॉड है तो सारे के सारे आएंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई ऑब्वियस सा गलत है इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सक्रीशन बाय ऑफ द यूरिया बाय द एनिमल्स, हाँ ये तो बिल्कुल होगा, सही है, इसमें क्या गलत हो सकता है। फिर बर्निंग ऑफ द कोल बाय द मैन, नो 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 एब्सोल्यूट नॉट। यहाँ पे ये 2 चला गया, आप 2 यहाँ पे हटा दो गया ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ पे बोलो डेथ ऑफ द वेजिटेशन, यस एब्सोल्युटली, ये भी यहाँ ऐड करेगा, तो आपका ऑप्शन आ जाता है सी 1 and 3। ऑलराइट, सो नाइट्रोजन एडिशन टू द सॉइल 1 and 3 से होते हैं। यूरिया एक्सक्रीशन यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड करता है हमारे सॉइल में। बर्निंग कोल से क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कोल को बर्न कर रहे हो, थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचो, एग्जाम कंडीशन में क्या होगा, पोल्यूटेंट से ऐड होगे, सॉइल नाइट्रोजन थोड़ी ऐड होगा, ऐसे याद कर, मतलब ऐसा थोड़ा समझ सकते हो। डेथ ऑफ वेजिटेशन से डिकम्पोजिशन होता है और उससे फिर नाइट्रोजन ऐड हो जाता है। फाइन, सो नाइट्रोजन साइकिल अच्छे से करना है, साइकिल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिकम्पोजिशन एंड एक्सक्रीशन इज इंपॉर्टेंट इन द नाइट्रोजन साइकिल, यू नो दैट ऑलरेडी। फाइन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है यहाँ पे, वो देख लो। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अ लायन टेल्ड मैकी। यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, याद है आपको 2012 में क्वेश्चन पूछा था, फिर से रिपीट हो गया। देखो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। ओके, इट इज़ फाउंड इन अ नेचुरल हैबिटेट, कहाँ पे यहाँ पे मिलता है, तो या तमिलनाडु में मिलता है, केरला में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है। अब देखो अगर आपने पास्ट ईयर का 2012 का अगर पेपर किया होता 2013 के पेपर करने से पहले, तो यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे करना होता है प्रिपेयर। फाइन, तो यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश में नहीं मिलता है, आपका ऑप्शन 1, 2 and 3 यहाँ पे सही बन जाता है। फाइन,
तो हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।